नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज देखते हैं, हम आज के आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन्ड जो कि द इंडियन एक्सप्रेस में आता है, उससे हम बात करेंगे साइबर रूल्स के बारे में। उसके बाद में हमारा न्यूज़ अपडेट्स है और अंत में हम लीगल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हाल ही में पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, उसमें आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से ये सवाल क्या गया कि क्या सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए सरकार कड़े कानून या कड़े रूल्स बनाएंगी। इसके जवाब में सरकार की तरफ से आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि हाँ, सरकार अगर स्ट्रिक्ट लॉस और बना सकती है अगर सारी पार्टीज और ये कंसेंसस एक सर्वसहमति बने तो। अब यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्ट्रिकल रेगुलेशन जो है हम ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, शॉर्ट में जिसे आईटी रूल्स 2021 कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हाल ही में जो एक बुलीबाई केस हुआ, उसको लेकर अरेस्ट भी कुछ किए गए सरकार की तरफ से। गिटहब जो कि प्लेटफॉर्म था जिसके द्वारा बुलीबाई ऐप बनाया गया, उसको भी यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर पूछा गया कि किस अथॉरिटी से ये किया गया और ये अपने आप में कानूनी रूप से गलत है भारत में। तो भारत में जो ओटीटी से संबंधित में इनको रेगुलेट करने के लिए जो आईटी रूल्स 2021 है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हम बात कर लेते हैं। इस आर्टिकल में भी बताया गया है। सबसे पहले, जैसे आपको व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड्स मिलते होंगे, तो अब ये फॉरवर्ड्स कहाँ से आते हैं और बहुत बार ये गलत होते हैं, तो अपने आप में सरकार के पास में ये शक्ति मिल जाती है कि वो पूछ सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है अगर कंटेंट जो है एंटी नेशनल पाया जाता है। उसके अलावा जो भी कंपनी है उनको एक भारत में ग्रीवियंस ऑफिसर रखना होगा जो हर कंप्लेंट को 15 दिन के अंतर्गत यहाँ पे निपटाए। उसके अलावा मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट्स देनी होंगी जो भी कंप्लेंट्स रिसीव्ड होती है उसके संदर्भ में। उसके अलावा अगर डिजिटल न्यूज़ की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे न्यूज़ चैनल्स की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स है, इन सारी चीज़ों को डिजिटल न्यूज़ जो कि यूट्यूब या सिर्फ वेबसाइट्स पे चलती है जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म, उनको इन फोरम्स और इन लॉज को, इन एक्ट्स को फॉलो करना होगा। इसके अलावा उनको भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनानी पड़ेगी, जैसे हमारे पास में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उस तर्ज पर। उसके अलावा यहाँ पे आईटी मिनिस्ट्री जो है का एक पैनल रहेगा जो कि ओवरसाइट मैकेनिज्म रखेगा इन सब पे। उसके अलावा जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हो गया नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और एटसेट्रा, तो यहाँ पर एक एज बेस्ड कैटेगरीज बनानी होंगी। जैसे एक यूनिवर्सल कैटेगरी बनाई जा सकती है। उसके अलावा 7+ ईयर्स के लिए कैटेगरी, 13+, 16+ और एक कैटेगरी, ऐसे अलग अलग 5 कैटेगरी सेल्फ क्लासिफाई करे कंटेंट को, ये भी इस रूल्स के द्वारा बताया गया है। उसके अलावा पेरेंटल लॉक का भी एक ऑप्शन आपको देना होगा और एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी, एज जो कंटेंट होता है एडल्ट कंटेंट, उसके लिए करना होगा। चलिए अब न्यूज़ अपडेट्स पे आते हैं। न्यूज़ अपडेट्स में जो पहली खबर है यह है ई मंडीज और ई नैम प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन। तो 31 मार्च 2018 से जो 415 न्यू मंडीज आई है, ये अब रजिस्टर हो रही है ENAM, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। पहले ये ई मंडी के अंतर्गत रजिस्टर होती थी, लेकिन अब ई नाम और ई मंडी दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो 31 दिसंबर 2021 तक अगर हम देखें तो 1000 मंडी 18 अलग अलग स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरी में इंटीग्रेट की जा चुकी है ई नाम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। करीब 1.72 करोड़ किसान और 2 लाख ट्रेडर जो है उन्होंने भी अपने आप को ई नाम प्लेटफॉर्म में रजिस्टर किया है। अगली खबर है हमारे देश के भीमसेन जोशी के बारे में है। इनकी 100वीं जन्मतिथि है, शताब्दी जन्मतिथि है। काफी बड़ा नाम है ये संगीत जगत में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के ये बहुत बड़े गायकार रहे हुए हैं। इन्होंने अपना जो करियर है या एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस जो है ये इन्होंने सवई गंधर्व फेस्टिवल के माध्यम से चालू करा। सवई गंधर्व इनके गुरु के नाम पर इन्होंने इस फेस्टिवल का, उत्सव का नाम रखा था। तो ये केवल भारत में ही नहीं, अब ये तो पूरे विश्व में इनके शास्त्रीय संगीत गायन
कला के कारण ये फेमस थे और अभी भी इनकी जो गायकी है उसकी तारीफ की जाती है। अगली खबर है विंटर ओलंपिक्स से। विंटर ओलंपिक्स का भारत ने बहिष्कार किया है क्योंकि यहाँ पर खेल को राजनीति प्रदर्शन के लिए शो किया गया। जो गलवान वैली में यहाँ पर हमने देखा कि गलवान वैली में जो एक सोल्जर शामिल था उसे यहाँ पर टॉर्च बेयरर बनाया गया विंटर ओलंपिक्स में। चलो ये तो बात रही विंटर ओलंपिक और भारत के रुख के बारे में, लेकिन भारत को एक ओलंपियन के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिनका नाम है आरिफ खान। तो आरिफ खान ये हमारे फ्लैग बेयरर रहे विंटर ओलंपिक्स में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्कीइंग में स्कीयर है ये, स्कीइंग में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। 6 मेंबर का टोटल कंटिंजेंट हमारा यहाँ पर गया है जिसमें कोच, टेक्नीशियन और टीम मैनेजर शामिल है। अगली हमारा जो सेगमेंट है लीगल न्यूज का, इस पर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की गई थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक निर्णय लिया कि स्टेट बार काउंसिल्स में 30% वुमेन रिजर्वेशन होगा और जो सीट्स है 30% वुमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसके अगेंस्ट प्ली फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगली खबर है ये है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया है कि यहाँ पे माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है उनके द्वारा ये बताया गया है कि अगर कोई सेंटेंस सस्पेंशन के लिए अगर देरी से भी एप्लीकेशन करे तो भी इसे अलाउ किया जाएगा। ये एक राइट रहता है एक्यूज्ड का। सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी जो है इसमें कहा गया है कि कोई भी कन्विक्ट जो है ये अपील कर सकता है अगर उसका कन्विक्शन पेंडिंग हो अपीलेट कोर्ट में। तो 389 के ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी एक्यूज्ड को ये राइट मिलता है कि वो उसके सेंटेंस सस्पेंशन के लिए अपील कर सके। लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम थे, विक्टिम की साइड से, प्रोसिक्यूशन की साइड से ये कहा गया कि यहाँ पर काफी देर हो गई है, 3 वर्ष से ज्यादा हो गया है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस सस्पेंशन का जो अपील है इसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि यहाँ पे टाइम बार होने के बावजूद भी ये अधिकार रहता है एक्यूज्ड को कि वो अपील कर सके सेंटेंस सस्पेंशन के लिए। अगली खबर जो है ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला गया था जहां पर 307 के अंतर्गत, आईपीसी 307 के अंतर्गत जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, इसके अंतर्गत एक एफआईआर फाइल की गई थी और इसके ही अगेंस्ट यहाँ पे ये बताया गया था कि 307 के अंतर्गत जो एफआईआर फाइल है इसे कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से इसे क्वेश कर दिया जाए। दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे साफ शब्दों में कहा कि 307 और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है और ये अपने आप में एक हीनियस और सीरियस क्राइम है, इसीलिए इसको कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके हैं और कॉम्प्रोमाइज करने के माध्यम से क्वेश भी नहीं किया जा सकता है। अगली खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से ही। दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर हमें वापस ये देखने को मिलता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक आज वापस अच्छा जजमेंट आया है। इसमें बताया गया है कि ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर पिटिशनर ने यहाँ पर बताया था कि जो प्लेंट है उसका सिर्फ एक भाग जो है उसे ही रिजेक्ट किया जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि प्लेंट या तो ऑल टुगेदर कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाएगा या तो नहीं किया जाएगा, इसका कोई छोटा भाग रिजेक्ट किया जाए ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वही समाप्त होता है। आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।